नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिया भाग। ट्वीट कर कहा, महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का यह अद्भुत मंच। 12 से 13 जनवरी के बीच स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट का होगा आयोजन। 2 दिनों के सम्मेलन में 10 सत्रों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री 2 सत्रों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली और बाराबंकी में लगाई ग्राम चौपाल। सुनी ग्रामीणों की शिकायतें और समस्याएं, शीघ्र निस्तारण के दिए आदेश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी। 10 जनवरी तक कोहरे के रहने के मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजधानी लखनऊ में दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द हवाओं से जारी है ठिठुरन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल सीख और अनुभव, वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियों और भारत की प्रक्रिया विषयों पर 3 विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषक और कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा हुई। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान और प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन की मार झेल रही दुनिया की अर्थव्यवस्था इन दिनों तमाम प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय इकोनॉमी एक उम्मीद की किरण बनके दिखाई पड़ रही है। पिछले तमाम दिनों में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज भी कई स्तरों से देश की विकास दर के दुनिया में सबसे तेज रहने के संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए पीएमआई आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा है। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। PMI का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है।
साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को आईएमएफ के एक सम्मेलन में कहा कि भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Intra-regional trade in the South Asian region is only 1/5 of its potential. This implies that the annual shortfall, this has been calculated by the World Bank, this implies the annual shortfall to be in the region of about $44 billion US. As per the World Economic Outlook database of October 22, which was released by the IMF, India, Bangladesh and Maldives would be among the fastest growing economies in the world in 2022 and 2023. वहीं आईएमएफ की उप प्रबंधक निदेशक एंटोनी साये 2 हफ्ते के एशिया दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। Broadly recovered from the pandemic, India is a relative bright spot in the world economy today, growing at rates significantly above its peer average. Macroeconomic policies are responding to the significant headwinds, with fiscal policy measures supporting vulnerable groups and monetary policy addressing persistently high inflation. And a world-class digital public infrastructure is facilitating innovation, productivity improvements, and access to public and financial services. India is making important progress on its structural reform agenda, and further implementation of reforms would help unlock its considerable growth potential. कुल मिलाकर कहें तो रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डावाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से 12 से 13 जनवरी के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिनों के इस सम्मेलन में 10 सत्र आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे। ये पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रेरित होगा, जहां विदेशी सचिवों ने कहा है कि भारत विकासशील देशों के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है और लगातार उनकी हिमायत करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ में अपने भागीदारों के हितों और चिंताओं को मजबूती से व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 के तहत होने वाले यूथ 20 समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का लोकार्पण कल एक भव्य समारोह के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मंच के माध्यम से तमाम देशों के युवा आपसी अनुभव को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते, साझा करते नजर आएंगे। भारत में पहली बार इस साल आयोजित होने वाले G20 समूह की बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए Y20 समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। इस यूथ समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का लोकार्पण एक भव्य समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। The Y20 summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth from across the world to be heard in the world's largest democracy, amongst those young leaders geared up with the baton to the future. Y20 समिट का मकसद विश्व स्तर पर युवा नेतृत्व को उभारना और साझेदारी को बढ़ाना है। अगले 8 महीने में Y20 समिट को यादगार बनाने के लिए देश भर में 700 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गुवाहाटी, बनारस और लेह में 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। Y20 बैठक के प्रतिभागी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। टीम एंगेजमेंट ग्रुप के माध्यम से हम लोग पूरे भारतवर्ष में ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष का हर एक राज्य और हर एक स्टेट में से हर एक शहर, हर एक गांव तक हम पहुंचे। हमने इसके लिए Y20 चौपाल की भी आयोजन की है जी। और डिजिटल युग में हम लोग जो डिजिटल यूथ हैं उनके पास भी पहुंचेंगे डिजिटल के माध्यम से। तो ये तो ओवरऑल थीम है। इसके अलावा लगभग 750 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में हम लोग प्रोग्राम प्लग इन थ्रू करवाएंगे। पूरे दुनिया के जो 20 G20 देश हैं एवं 9 हमारे जो इनवाइटेड देश हैं, उन सभी से जो युवा नेता हैं या जिन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में
कहीं ना कहीं नाम कमाया है, वो लोग भारत में आएंगे और अपने अपने देशों का पर्सपेक्टिव, ये जो परिदृश्य है वो प्रस्तुत करेंगे। We delegates from all the 20 countries, we discuss about the priorities, which about the issues which the whole globe faces. So, and we will be talking about it, and we'll be discussing and negotiating about the issues, and we will be presenting it in front of the G20 leaders. U20 में जिन मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी उनमें उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी में कौशल, बिना युद्ध के शांति स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में युवाओं की भूमिका जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। G20 के तमाम देशों के युवा Y20 के हिस्सा होंगे, जिसमें भारतीय युवाओं की भूमिका सर्वोपरि होगी, जो युवा दुनिया भर के देशों के युवाओं को अपना नेतृत्व प्रदान। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पटना में जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट का से अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गाय घाट स्थित बंदरगाह पहुंचा। ये जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। अंतरा लग्जरी और रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वादामिनी माथुर ने ये कहा है कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील बंदरगाह पहुंचेगा। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस का सबसे न्यू शिप है ये। 18 रूम्स है इसमें और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी पे जा रहा है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 51 डेज की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल रायबरेली के रायपुर नेरुआ गांव में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जहां उप मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देखने के बाद 5 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। गांव का गरीब विभागों के चक्कर काटते काटते अंत में हार कर घर बैठ जाता था। उन्होंने विकास के मुद्दे पर सपा, कांग्रेस और बसपा को भी घेरा। जो हक आपका है वो ईमानदारी से आपको मिले। जो लोग बेईमानी करने वाले हैं उनको हम पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, उनको सजा देने का काम करेंगे। लेकिन आप सब भी ये नहीं कि मेरा फायदा हो जाए तो मैं आप गलत काम करवाने के लिए किसी को रिश्वत दूं। आप भी रिश्वत मत देना, बिना रिश्वत के काम होगा आपका। इस समय देश और प्रदेश में डबल इंजन की मोदी और योगी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम आपके लिए समर्पित भाव से आज यहाँ पर आए और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से हमने गुंडागर्दी को रोका है, अपराध को रोका है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जिस प्रकार से 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आने वाला है, जिसके आधार पर हमारे तमाम नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी जिले के विकासखंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत सिधियावा में भी आयोजित ग्राम चौपाल में शिरकत की। यहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें और समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव एंड कंपनी को जनता ने बेरोजगार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग ना करके उन्हें भारत की जनता से माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। भाई अखिलेश जी या मायावती जी या टिकैत जी ये लोग क्या करते हैं, मेरा संगठन नहीं, भारतीय जनता पार्टी जरूर यह मैं इस नाते कहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा या ढोंग करने की जगह उनको भारतवासियों से माफी मांगने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। और जनता का समर्थन भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए 2024 में 2019 से भी भारी अंतर से प्रदेश में और देश में कमल खिलेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी कल हाथरस जिले के सादाबाद तहसील के गांव बरामई पहुंचे। यहां उन्होंने एनएसजी के शहीद कमांडो रुपेश चौधरी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मंत्री ने उन्होंने कहा कि जवान आजादी की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने धर्म सम्मेलन में कहा था कि सब धर्मों से बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, बाकी सभी धर्म राष्ट्र धर्म से छोटे हैं। उन्होंने आने वाले बजट को लेकर कहा कि पिछला वाला हमारा बजट हिंदुस्तान के सभी राज्यों से बड़ा था। इस बार का बजट बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा होगा। मुझे आज स्वामी विवेकानंद की वो पंक्ति जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में कही थी, स्वामी जी ने कहा इन सब धर्मों से बड़ा भी एक धर्म है। तो सबने ये सोचा है कि सनातन धर्म की बात करेंगे, वैदिक धर्म की बात करेंगे। जब उन्होंने कहा स्वामी जी इन सब धर्मों से बड़ा धर्म कौन सा है, तो आदरणीय स्वामी जी ने कहा इन सब धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म से सब धर्म छोटे हैं। जो राष्ट्र धर्म मेरा जो नौजवान देश की रक्षा के लिए जाता है उसे राष्ट्र धर्म याद होता है। और अब खबर सोनभद्र से। सोनभद्र जिले में खेलो इंडिया के तहत आयोजित क्रिकेट मैच के समापन समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल हमें सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रखता बल्कि युवा समाज को जोड़ने में एक सशक्त भूमिका भी अदा करता है। ऐसे में हमें खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि अपने 60 सालों के शासन में पूरे देश के लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस ने काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को बस सेवा से जोड़ा जाए जिन क्षेत्रों में आज तक परिवहन सेवा नहीं जुड़ सकी है। हर जिले को राजधानी से जोड़ने जा रहा हूँ, उसका नाम रहेगा राजधानी सेवा। उसकी किराया भी नॉर्मल बस से 10% ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसकी केवल स्टॉपेज एक जगह रहेगी। एक ग्रामीण सेवा जो हमारे वो बहुत सस्ती होगी और कम दूरी की होगी, जो लोग अपने जिले से जिला मुख्यालय तक, अपने गांव से जिला मुख्यालय तक पहुंच सके। और 12,200 गांव ऐसे अभी बचे हुए जहां पर अभी हमारी परिवहन निगम की बसें नहीं चलती, किसी की बस नहीं चलती। वहां पर बसें चलाना हमारे लिए प्राथमिकता में है कि हर गांव को हम अपने परिवहन निगम से जोड़ सकें। अगली खबर बहराइच से है। बहराइच में एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुक्त देवी पाटन मंडल MP अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें जनपद के एवं बाहर से आए 69 उद्यमियों ने 1,750 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे। समिट में बड़े निवेशकों में टाटा ग्रुप,
उनिमैक्स सिटी, पाल इंडस्ट्री एवं नेचुरल एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के साथ इंडस्ट्रीज चैप्टर और उद्योग व्यापार मंडल बहराइच तथा जिला उद्यमिता विकास केंद्र के सहयोग से इन्वेस्टर, निर्यातक एवं उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रेडेड लिमिटेड के सीईओ मनोज गुप्ता ने बताया कि टाटा ग्रुप की टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रेड लिमिटेड फर्म 500 करोड़ से देवी पाटन मंडल में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लघु उद्योग जो आज भी सुचारू रूप से संचालन के लिए डीजल पर निर्भर हैं, उन्हें सौर ऊर्जा के जरिए संचालित किया जा सके। जो हमारा कंपनी है टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, इसका जो मेन एरिया है सोलर माइक्रोग्रिड लगाना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा से जो गांव-गांव में जहां पर बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, उसके लिए हम लोग सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाते हैं। खाली बिजली पहुंचाना ही हमारा कार्यक्रम नहीं है, जहां की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो लोगों को इकोनॉमिक इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, उन सबको साथ में लेके चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में माननीय मोदी जी सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के मार्गदर्शन के क्रम में और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से एक विकास की धारा यहाँ पर प्रस्फुटित होगी और नया बहराइच, जो सपनों का बहराइच है सभी के, वो प्रदर्शित होगा। ने भारत को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य दिया है और उसको प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अनुरोध किया यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो। आज के अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए। राजधानी लखनऊ के इंटरनेट ऑफ थिंग्स पार्क द्वारा कल डिजिटल गवर्नेंस के लिए आईओटी की थीम पर डिजाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के आईओटी इनोवेटर्स और कुछ वैश्विक कंपनियों ने भाग लिया। निजी उद्योग को उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन, सर्वांगीण विकास एवं निवेश के लिए एक स्मार्ट, सुरक्षित, दूरगामी और व्यवहारिक सहयोग आईओटी पार्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने कल डिजाइन कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यूपी में वाराणसी और अयोध्या में हुए कायाकल्प से धार्मिक पर्यटन कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे अति तीव्र औद्योगिक विकास होगा। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आईओटी उपकरणों द्वारा ही संभव है। जो मोबिलिटी है वो इस तरह की हो गई है कि 500-700 किलोमीटर इज नो डिस्टेंस, और उसमें सुबह से शाम तक सारी सप्लाईज यहीं से होंगी, पूरी वेयर हाउसिंग आ जाएगी। राम मंदिर का पूरा ट्रैफिक हम फोर्स ही कर रहे हैं कि साउथ और सेंट्रल इंडिया का 6-7 सूबों का ट्रैफिक जो है वो राम मंदिर दर्शन के लिए यहाँ से जाएगा। वापसी में शायद हेरिटेज टूरिज्म को भी एनहेंसमेंट देगा। जो जितने लोग आएंगे वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स विजिट करने जाएंगे। अयोध्या में भी इतनी जगह नहीं है कि वहाँ लोग ठहर सकें, वो सारे ओवरनाइट स्टे लखनऊ में करेंगे। अगर 3-4 करोड़ भी यहाँ से पिलग्रिम्स पास हुए, 1-2 करोड़ भी साल में यहाँ ठहरे, 1 लाख 1.5 लाख पिलग्रिम्स का पर डे का एवरेज होगा। उनके रहने से होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, कंज्यूमर आइटम्स की सप्लाईज जो है, जब इतनी फास्ट मोबिलिटी है हाईवेज पे, तो सारी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। और मिसाइल फैक्ट्री लग रही है, डीआरडीओ है, डिफेंस एंसिलरीज आएंगी, करीब 100 एंसिलरीज हरौनी में जो मिसाइल फैक्ट्री है उसको केटर करेगी। तो ये सारा जो बूस्टअप होगा एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी में सभी जगह पर वो डिमांड आपके आईओटी सेक्टर की होगी और उससे फिर और उसको प्रोग्रेस मिलेगी। अमेठी में कृषि मंडी सहित 68 क्रय केंद्रों पर धान खरीद जोरों शोरों पर चल रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर 24 और कांटे बढ़ा दिए गए हैं। ठंड को देखते हुए क्रय केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। पारदर्शिता के लिए नमी मापक, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और तौल
मशीन लगाई गई है। इसके साथ क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने और पीने के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए क्रय केंद्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला प्रशासन का 1,35,000 टन लक्ष्य के सापेक्ष में खरीदारी कर रहा है। एएमओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि 24 घंटे के अंदर किसानों के पैसे उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। 13,320 किसानों से अब तक 71,735 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे पहले ही नंबर लग जाता है और आपको फ़ोन करके सूचित किया जाता है कि भैया आपकी कल धान खरीद होगी, आप आइए। और उसके बाद हम लोग आए हैं बुलाने पे, और यहाँ पे जैसे ही आए वैसे ही हमारा नंबर एक लोग का पहले लगा हुआ था। उनके बाद फिर जस्ट बोला गया कि आप अपनी गाड़ी लगा लीजिए, इसके बाद आपका नंबर लगेगा। और मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले भी एक बार आया था जब नेक्स्ट ईयर। तो धान खरीद का जो पैसा है वो भी दो दिन के अंदर शायद आ जाता है। 2 से 3 दिन, अधिकतम 3 दिन होता है, नहीं तो 2 दिन के अंदर आ जाता है। सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं। और हमें परसों फ़ोन गया था हमारे पास कि आप धान, तो मैं आज लेकर आया हूँ। अभी 3-4 बजे तक हमारा धान तौल उठेगा। और मैं यहाँ की सुविधा से बहुत संतुष्ट हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछले मैं कई सालों से बेच रहा हूँ, 5, 6, 7 सालों से कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। जनपद अमेठी में किसानों की सुविधा को देखते हुए पूर्व में संचालित 68 क्रय केंद्रों में से 24 क्रय केंद्रों पर डबल कांटे कर दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जनपद का कुल क्रय लक्ष्य 1.35 लाख एमटी है, मतलब 13.5 लाख कुंटल खरीद करनी है, जिसमें से लगभग 14,000 किसानों से 72,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। और ये क्रय अनवरत चल रहा है। हर क्रय केंद्र पर सुबह से शाम तक पर्याप्त मात्रा में किसानों की खरीद की जा रही है। जितने कांटे हैं पूरे कांटों का सदुपयोग किया जा रहा है। किसी किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। ये विशेष रूप से निर्देश दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा। किसी क्रय केंद्र पर रात को किसान रुकने न पावे। जो किसान जिस दिन आता है उसका निस्तारण उसी दिन किया जाए, और इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सारे क्रय केंद्र प्रभारी उद्देश्य में लगे हुए हैं कि कोई किसान असुविधा का शिकार न हो, और सेम डे उनकी खरीद की जा रही है। आने वाले समय में सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश के कोने कोने में दर्शकों और श्रोताओं तक अपनी पहुंच को व्यापक और मजबूत बनाने जा रही है। इससे लोगों को सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ साथ खबरों की सटीक और तथ्यपरक जानकारी बेहतर तरीके से और आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रसारण क्षेत्र में बदलते स्वरूप के मद्देनजर दूरदर्शन और आकाशवाणी के बदलते दौर में अत्याधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने योजना के तहत 2,500 करोड़ से भी ज्यादा राशि की मंजूरी दी है। देश के 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाके और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को प्रसारण मंत्री 8 लाख DD फ्री डिश सेटअप बॉक्स मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों को SD करने के साथ ही DD के विजयवाड़ा और DD ले 24 घंटे का चैनल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिया भाग। ट्वीट कर कहा, महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का यह अद्भुत मंच। 12 से 13 जनवरी के बीच स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट का होगा आयोजन। 2 दिनों के सम्मेलन में 10 सत्रों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री 2 सत्रों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली और बाराबंकी में लगाई ग्राम चौपाल। सुनी ग्रामीणों की शिकायतें और समस्याएं, शीघ्र निस्तारण के दिए आदेश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी। 10 जनवरी तक कोहरे के रहने के मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजधानी लखनऊ में दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द हवाओं से जारी है ठिठुरन।